भाई किसी भी देश की नींव क्या होती है, उसका आधार क्या होता है? जवाब सीधा है, उस देश का संविधान। देखिए, संविधान को एकदम आसान भाषा में समझें तो ये और कुछ नहीं बल्कि एक कानून की किताब है। एक ऐसी किताब जिसमें लिखे नियम कानून सबके लिए बराबर हैं और इसी के हिसाब से पूरा देश और सारे राज्य चलते हैं। हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। समझ लीजिए कि ये 22 लेसन्स हैं और इन लेसन्स के अंदर 395 अनुच्छेद हैं, यानी अलग अलग टॉपिक्स हैं जिन पर बात की गई है। अच्छा, अब ये बात बहुत दिलचस्प है। दुनिया में जो देश होते हैं ना, वो मोटे तौर पर 3 तरह के हो सकते हैं। पहला होता है कॉन्फेडरल, यानी परिसंघ। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे राज्य मिलकर एक ढीला ढाला सा संगठन बना लेते हैं और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति केंद्र को दे देते हैं। ये बहुत ही कमजोर होता है, कोई भी राज्य जब चाहे छोड़कर जा सकता है। दूसरा है फेडरल, यानी संघ। इसमें कई राज्य एक समझौते, एक अग्रीमेंट के तहत जुड़कर एक देश बनाते हैं, जैसे कि अमेरिका। और तीसरा है यूनियन, यानी यूनियन। इसमें राज्य देश का एक अटूट हिस्सा होते हैं, वो किसी समझौते से नहीं जुड़ते और इसलिए वो कभी अलग हो ही नहीं सकते। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं भारत की असली पहचान पर, जो हमारे संविधान के पहले ही अनुच्छेद में एकदम साफ साफ लिख दी गई है। अनुच्छेद ए कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब यहाँ 2 बातें गौर करने वाली हैं। पहली, देश के दोनों नाम इंडिया और भारत संवैधानिक रूप से सही हैं। और दूसरी सबसे जरूरी बात, हमारा देश राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। और ये एक शब्द यूनियन भारत के भविष्य की पूरी कहानी लिख देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत के जो राज्य हैं वो किसी समझौते या डील का नतीजा नहीं है। उन्हें भारत से अलग होने का कोई अधिकार है ही नहीं। हमारा संघ, हमारा यूनियन अविनाशी है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो सवाल उठता है कि जब राज्य टूट नहीं सकते तो क्या देश का नक्शा कभी बदल ही नहीं सकता? अरे बिल्कुल बदल सकता है। और ये जबरदस्त शक्ति हमारे संविधान ने किसी और को नहीं बल्कि हमारी संसद को दी है। चलिए देखते हैं कैसे। संविधान में इसके लिए 2 खास अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी बाहरी क्षेत्र को, किसी विदेशी इलाके को भारत में शामिल कर ले। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम को पहले 35वें संशोधन से एक शहर राज्य बनाया गया और फिर 36वें संशोधन के जरिए उसे भारत का एक पूर्ण राज्य बना लिया गया। वहीं दूसरी तरफ है अनुच्छेद 3, जो संसद को देश के अंदर ही नक्शा बदलने की पूरी आजादी देता है। संसद चाहे तो किसी भी राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकती है, 2 राज्यों के हिस्सों को मिला सकती है, किसी की सीमा छोटी बड़ी कर सकती है या यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। अब इस स्लाइड पर जो प्रक्रिया है उसे ध्यान से समझिए, ये बहुत जरूरी है। किसी राज्य को तोड़ने या उसका नाम बदलने के लिए जो बिल होता है वो संसद में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही आ सकता है। राष्ट्रपति फिर उस बिल को उस राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं, बस राय जानने के लिए कि भाई आपको क्या लगता है। राज्य को एक तय समय में जवाब देना होता है, लेकिन असली पिंच यहीं पर है। राज्य चाहे हाँ बोले या ना, संसद उसकी राय मानने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं है। अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ संसद का होता है, और वो भी कैसे? बस एक साधारण बहुमत से, मतलब 50% से एक ज्यादा वोट से बिल पास करके किसी भी राज्य का नक्शा बदला जा सकता है। और अब सबसे जरूरी बात जो खास तौर पर परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, अनुच्छेद 4 साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव किए जाएंगे उन्हें संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब इसके लिए अनुच्छेद 368 वाली मुश्किल प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। संसद बस एक साधारण बहुमत से, जैसे कोई आम कानून पास होता है, वैसे ही भारत के किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकती है। तो संसद के पास ये जो इतनी बड़ी शक्ति है, इसका इस्तेमाल हुआ कैसे? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम देखेंगे कि आजादी के बाद हमारे देश में राज्यों का गठन आखिर हुआ कैसे। आजादी के बाद पूरे देश में भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग बहुत जोरों पर थी। सरकार को डर था कि इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। इसीलिए 1948 में पहले एस.के. धर आयोग और फिर जे.वी.पी. समिति दोनों ने ही भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया। लेकिन तेलुगु भाषी लोगों का आंदोलन इतना बढ़ गया कि सरकार को झुकना पड़ा और 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बन गया। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया।
सरकार को फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ा और फजल अली आयोग बनाया गया। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी और आखिरकार भाषा को राज्यों के गठन का एक मुख्य आधार मान लिया। और इसी फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत राज्यों की जो पुरानी ए, बी, सी, डी वाली श्रेणियां थीं, उन्हें खत्म कर दिया गया और पूरे भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई दोस्तों। भारत का नक्शा इसके बाद भी लगातार बदलता रहा है। चलिए इस सफर को आज तक लेकर आते हैं और देखते हैं कि हम कहां पहुंचे हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है पेप्सू राज्य का पुनर्गठन। शाह आयोग की सिफारिश पर इस बड़े राज्य को 4 हिस्सों में तोड़ दिया गया। जो पहाड़ी इलाके थे वो बन गए हिमाचल प्रदेश, जहां हिंदी ज्यादा बोली जाती थी वो बना हरियाणा, पंजाबी भाषी इलाके बन गए आज का पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया चंडीगढ़ को। अब जरा हाल के कुछ बड़े बदलावों को इस टेबल से समझते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से पहले हमारे पास 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा ले लिया गया तो राज्यों की संख्या घटकर 28 हो गई और क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए तो इनकी संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई। फिर कुछ समय बाद सरकार ने दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 1 कर दिया तो ये संख्या 9 से घटकर वापस 8 पर आ गई। और इस तरह हम आज की अंतिम गिनती पर पहुंचते हैं। आज के भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, अगर हमारी संसद इतनी आसानी से एक साधारण बहुमत के बल पर किसी भी राज्य का अस्तित्व बदल सकती है, उसका नक्शा बदल सकती है, तो ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के असली संतुलन के बारे में क्या बताता है? ये जो कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है,